हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस क्लासेस। आज हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे ये सब आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड होंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा इनको प्रैक्टिस करने में, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये पूरा की पूरी जो सीरीज है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आराम से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, टोटल 6 लेक्चर हैं और लास्ट पे कंक्लूड करके इसके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एमसीक्यू तो किए ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो अभी तक 2026 तक, क्योंकि ये इसी साल मैंने सीरीज करवाई थी 6 महीने पहले, तो तब तक जितने भी जेकेएसएसबी ने रिसेंट टाइम पे इस पे क्वेश्चंस पूछे थे वो भी मैंने इसके अंदर प्रैक्टिस करवाए हैं। आई बात समझ? तो इसके अंदर हमने सब कुछ अच्छे से किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लीगल प्रोसीजर क्या रहा इसको लाने का, ओरिजिनल एक्ट 2019 में जो आया था, फिर उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन और इस एक्ट के अंदर जो अलग अलग अभी तक अमेंडमेंट्स हुई, वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। वो सारी चीजें मैंने यहां पे डिस्कस की थी और लास्ट पे जैसे मैंने आपको बताया पीवाईक्यूज का हमने एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस यहां पर किया था, सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। अब यहां पे जो मैंने एमसीक्यूज करवाए थे, एमसीक्यूज वो वन लाइनर थे लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार अगर आप लोगों ने बाकी चीज नहीं करनी है बट एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि कई बार जेकेएसएसबी अभी हमने देखा कि फिर से जो लेटेस्ट पैटर्न अचानक से स्टेटमेंट बेस्ड पूछने लगी थी, उसके बाद फिर से वो वन लाइनर पूछने शुरू कर दिए। ओके, तो आपको दोनों अप्रोच यूज करनी है। आपसे वन लाइनर भी सॉल्व होने चाहिए फैक्ट बेस्ड, और आपसे स्टेटमेंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाने चाहिए। ओके, तो मैं रेकमेंड करूंगा एक बार अगर पूरी सीरीज नहीं तो एटलीस्ट ये लास्ट लेक्चर, लेक्चर 6 उसका जरूर देख लेना। ओके, इस वीडियो के बाद चलिए शुरू करते हैं। अब आपसे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने क्या काम करना है, देखो टोटल होंगे इस क्लास के अंदर 20 क्वेश्चंस। कितने? 20 क्वेश्चंस। आप पेन कॉपी साथ में रखो, आपने अपने आंसर साथ में लिखने हैं। जैसे वीडियो पॉज होगी आप खुद भी पॉज करोगे, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा, आप उसको खुद अपने लेवल पे सॉल्व करना और मुझे एंड पे बता देना आपने 20 में से कितने सॉल्व किए। क्या 20 में से कितने सॉल्व किए? इनका लेवल बहुत जबरदस्त है। अगर आप 20 में से अगर आप 10 भी सॉल्व कर पाते हो ना, तो मैं आपको हैट्स ऑफ बोलूंगा, और 10 से ऊपर जो भी होगा उसको तो सच में मैं सल्यूट करूंगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक और सरप्राइज है आपके लिए, वो बाद में देखेंगे। चलिए, सो आई होप आप लोग रेडी होंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 लाख के लिए ये रहा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूं। इसको पढ़ो अच्छे से और ध्यान से सॉल्व करना। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, अच्छे से पढ़ना, फिर उसको सॉल्व करना। मैं इसका जवाब आपको बता देता हूं। चलो अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, एक एक स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। ओके, एक एक स्टेटमेंट को। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जो ओरिजिनल एक्ट है उसकी बात कर रहा है। कहता इट बाइफरकेटेड, जो फॉर्मर स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि अब स्टेट नहीं अब यूटी है, उस टाइम पे स्टेट थी, तो उस स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा। कौन कौन सी? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। कब? 9 अगस्त 2019। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट बता रहे होंगे कि ये ठीक है, कुछ बता रहे होंगे शायद ये गलत है। लास्ट पे हम देखते हैं यहां पे सही कौन सा है। पहली बात ये आ गई। दूसरा फिर बताता है कि भाई जो अभी यूटी है ना जम्मू कश्मीर की, और जो यूटी है लद्दाख की, उनको जो बनाया गया है, फॉर्म किया गया है, वो हमें कहां पे देखने को मिलेगा? इसी एक्ट की, दिस एक्ट, इस एक्ट की सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि यहां पे सेक्शन 3
J&K और सेक्शन 4 लद्दाख समझा रहा है, रेस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है, ठीक है, कि यूटी ऑफ J&K सेक्शन 3 और यूटी ऑफ लद्दाख सेक्शन 4। ओके, चलिए इसमें भी कुछ कह रहे होंगे ये सही है, कुछ कह रहे होंगे ये गलत है। ओके, उसके बाद इट अमेंडेड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला शेड्यूल है, उस पहले शेड्यूल को अमेंड किया। अमेंड का मतलब होता है कोई चीज बदलना, ठीक है। तो अमेंड किया, कैसे अमेंड किया? बाय ओमिटिंग एंट्री 15। एंट्री 15 को डिलीट कर दिया। कहां से? अंडर द हेडिंग ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो स्टेट वाली लिस्ट में जो एंट्री 15 थी उसको डिलीट कर दिया। एंड इंसर्टिंग एंट्री 8, और एंट्री 8 वहां पर ऐड कर दी लद्दाख की, और एंट्री 9 जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की ऐड कर दी। ओके, कहां पर? यूनियन टेरिटरी वाली लिस्ट में। तो वहां पे दो लिस्ट हैं, एक है स्टेट लिस्ट, उसमें से एंट्री नंबर 15 उसको रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव। और कह रहा फिर जो यूटी वाली लिस्ट है, उस यूटी वाली लिस्ट में दो नई एंट्रीज डाल दी। दो नई एंट्रीज कौन सी डाल दी? एक डाल दी एंट्री 8 लद्दाख की, और दूसरी एंट्री डाल दी एंट्री 9। एंट्री 9 किसकी डाली? एंट्री 9 डाली जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर। ओके, तो इसमें भी कुछ कह रहे होंगे हाँ ठीक है, कुछ कह रहे होंगे नहीं नहीं गलत है। ओके, फिर कह रहा है इट केम इनटू इफेक्ट इन 2019। 2019 में ये जो एक्ट है, किसकी? इट की बात कर रहा है। इट मतलब ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो स्टार्टिंग में बोला गया, 2019 में ये लागू हुआ, ठीक है। कौन से ओकेजन पे? जब हम नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें से भी आप में से कुछ कह रहे होंगे सही है, कुछ गलत। ओके, तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है? आप प्लीज अपना आंसर लिखें। आंसर लिखा करो ताकि आपको पता चले बाकियों का भी, बाकियों का लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है। अगर कोई भी नहीं लिखेगा, शर्माओगे, तो फिर लेवल पता नहीं लगेगा एक दूसरे का, क्योंकि लेवल सबके निकलने चाहिए। अब मैं बताता हूं इसका जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट पूछा है ना, बताओ भाई सही क्या है। इसमें से कुछ भी सही नहीं है, ये सभी स्टेटमेंट गलत है। हैं? कुछ लोग शॉक हुए होंगे कैसे गलत है, कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं नहीं सर से गलती हुई है, इनको पढ़ाना नहीं आता। चलो मैं बताता हूं कैसे गलत है। अब एक एक स्टेटमेंट को करते हैं डिकोड। पहली स्टेटमेंट ये बता रहा है कि भाई दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई 9 अगस्त को। 9 अगस्त को नहीं बनी थी। क्या 9 अगस्त को नहीं बनी थी? 31 अगस्त को बनी थी। क्या 31 अगस्त को? अब मैं जरा इसको, इसका फंडा समझाता हूं आपको, लीगल तरीका इसका होता क्या है। देखो, हम लोग रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते? 26 जनवरी, है ना? 26 जनवरी। क्यों 26 जनवरी को? क्या कानून बन के तैयार हो गया था? नहीं, कानून बन के तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, है ना? जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, वो तो 26 नवंबर को ही बना था। लेकिन लागू जो हुआ था देश में, लागू हुआ था कब? 26 जनवरी को। इफेक्ट में जो आया था, फोर्स में जो आया था, इंप्लीमेंट जो हुआ था। तो ये जो हम कहते हैं ना कि बाइफरकेट जो एक्चुअल में हुई थी, जो इंप्लीमेंटेशन हुई थी उसकी, वो 9 अगस्त को नहीं हुई थी। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने उस बिल को, वो बिल पास हो गया था, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हुआ था 31 अक्टूबर को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर को। तो प्रेसिडेंट के एसेट कब मिले? 9 अगस्त को। एक्ट केम इनटू फोर्स 31 अक्टूबर 2019। तो ये बता रहा है 9 अगस्त। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है कि भाई यूटी J&K और यूटी लद्दाख बनाई गई, ठीक है, और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डाला गया। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जब यूटीज बनी, जो दो अलग अलग यूटीज बनी, उनको किसमें डाला था? उनको किसमें डाला था? J&K जो है J&K, उसको 3 के अंदर नहीं, उसको 4 के अंदर डाला था, ठीक है। और जो लद्दाख है, लद्दाख को 3 के अंदर डाला था। तो इधर आगे पीछे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 3 लद्दाख और सेक्शन 4 जम्मू कश्मीर, ठीक है।
तो इसको आगे पीछे किया था, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा है फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया, एंट्री 15 हटाई, तो क्या गलत। देखो जो एंट्री 8 थी, अब यहां पर जो एंट्री की बात करेंगे ना हम, एंट्री जब शेड्यूल फर्स्ट को अमेंड किया गया तो वहां पे नई एंट्री डाली गई, तो एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो एंट्री 15 तो डिलीट कर दी थी स्टेट से, क्योंकि जम्मू कश्मीर कोई स्टेट नहीं रही, तो स्टेट की लिस्ट में उसको डालना नहीं था, लेकिन उसको डालना था यूटीज की लिस्ट में। तो यूटीज की लिस्ट में जम्मू कश्मीर को एंट्री 8 में डाला था। क्या ये लिखा है ना, एंट्री 8 लद्दाख, लद्दाख नहीं था, एंट्री 8 जम्मू कश्मीर था। और एंट्री 9 जो बता रहा है लद्दाख, एंट्री 9 जो है लद्दाख है, जेएंड के नहीं है, तो यहाँ पे जेएंड के बता रहा है, इस वजह से गलत। तो यहाँ पर भी आगे पीछे किया है, इंटरचेंज। ओके, तो ये भी गलत होगी। फिर ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है कि भाई ये सब कुछ जो हुआ था 2019 में, ये सब कुछ जो हुआ था वो कब हुआ था, ये इफेक्ट में, ध्यान से सुनना, इफेक्ट में, जो यहां पर मैं आपको समझा रहा था कि 31 को इफेक्ट में आया था, ये जो इफेक्ट में आया था ये नेशनल इंटीग्रेशन डे पे आया था। तो नेशनल इंटीग्रेशन डे यानी कि कौमी एकता दिवस वो कब होता है, वो 19 नवंबर को होता है। लेकिन ये कब आया था, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या होता है, 31 अक्टूबर को होता है नेशनल यूनिटी डे। तो यूनिटी डे अलग है और इंटीग्रेशन डे अलग है। ठीक है, तो यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस वो होता है 31 अक्टूबर को। तो अगर यूनिटी होता या राष्ट्रीय एकता दिवस होता, ठीक है, या फिर हम ये कहते कि भाई बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है ना, बर्थ एनिवर्सरी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की होती है 31 अक्टूबर, तो तब ये ठीक था। तो तीन केसेस में ये ठीक होता। अगर हमसे पूछा जाता ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब भी ठीक था। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस, तब भी ठीक था। या फिर ऑन नेशनल यूनिटी डे, तब भी ठीक था। लेकिन इंटीग्रेशन डे कहीं पर भी ठीक नहीं बैठता है। इनफैक्ट ये जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन में डाला था, उन्होंने भी ये पूछा था, वहां पर भी उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन डे डाला था। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती, चारों स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो अब आप लोगों को समझ आया होगा कि आगे हमें बहुत हिसाब किताब से बढ़ना है। ठीक है, बहुत हिसाब किताब से बढ़ना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, ये तो आप ऐसे कर लोगे। वीडियो को पॉज करो, जवाब देने की कोशिश करो। assertion रीजन। चलिए वीडियो को पॉज करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो फिर जवाब दो, क्योंकि मैं इसका आंसर देने लगा हूं। ओके, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए assertion, assertion का मतलब क्या होता है, कोई एक जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि ये दुनिया गोल है। मैंने बता दिया कि भाई अर्थ जो है अराउंड द सन रिवॉल्व होती है। मैंने बता दिया कि भाई अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बदलते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, कुछ भी बता दिया मैंने। ठीक है, मैंने बता दिया कि भाई पीएम जो है ना वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। मैंने बता दिया प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द कंट्री होता है। जनरल स्टेटमेंट, कुछ भी बता दिया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भाई जेएंडके यूटी, जो यूटी है उसमें क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर यूटी है, shall have a legislature consisting of elected legislative member and a council of minister headed by chief minister। भाई जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी होगी उसमें एक लेजिस्लेचर होगी, यानी लॉ मेकिंग बॉडी होगी, जिसमें इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर होंगे जिनको एमएलए बोला जाता है, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिमंडल बनेगा। ओके, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिनको हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा। ओके, ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट दे दी। फिर ये बता रहा है इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन समझा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 239 जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। 239 इज इंप्लीमेंट इन जेएंडके, और उसके जरिए अंडर सेक्शन 13 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आर्टिकल 239 ए इज इंप्लीमेंटेड इन जेएंडके। ये जो 239 ए है इसको जेएंडके में इंप्लीमेंट किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 13 के जरिए। तो यानी कि अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
पढ़ोगे उसके अंदर अगर आप सेक्शन 13 खोलोगे तो उस सेक्शन 13 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उस सेक्शन 13 के अंदर आपको 239 आर्टिकल 239 आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी 239 की वजह से जेएंडके में लेजिस्लेचर है, जेएंडके में एमएलएस बनते हैं। तो क्या ये सही है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। जब भी एजर्शन पढ़ोगे आप, ठीक है, जब भी एजर्शन पढ़ोगे, एजर्शन जैसे कंप्लीट होगी, रीजन पढ़ने से पहले क्या, रीजन पढ़ने से पहले इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा दिया करो। क्या? बिकॉज, बस आपका काम बन जाएगा। अल्टीमेट ट्रिक है ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया लद्दाख रिसीव्स लेस रेनफॉल, ठीक है, एजर्शन है लद्दाख रिसीव्स लेस रेनफॉल। अब मुझे इसका रीजन नीचे दिया है तो मैं रीजन नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने मन में बिकॉज बताऊंगा। बिकॉज, बिकॉज तो मानो नीचे रीजन दिया है लद्दाख फॉल्स अंडर रेन शेडो एरिया, क्योंकि वो एक रेन शेडो एरिया में आता है। तो वो क्या बन जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर वहां पे रीजन लिखा होगा बिकॉज लद्दाख इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये कोई रीजन नहीं बनता है। ठीक है, लद्दाख खूबसूरत है इसकी वजह से वहां बारिश नहीं होती, ये कोई रीजन नहीं बनता है। आई बात समझ? इसी तरह से यहां पर ये एजर्शन है और नीचे इसका रीजन दिया है। ठीक है, तो ये जो एजर्शन है, क्या ये एजर्शन इस रीजन की वजह से आई? क्या समझ रहे हो? फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पहले तो एजर्शन को समझो। एजर्शन ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लेजिस्लेचर है, बिल्कुल है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर है, बिल्कुल है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, बिल्कुल है। चीफ मिनिस्टर है, बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चों को माइंड में आया होगा नॉमिनेटेड मेंबर भी तो है ना? लेकिन यहां पे मैंने ओनली कहीं पे भी नहीं लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ। अगर ओनली मैंने लिखा होता ना, ओनली इलेक्टेड मेंबर, तो ये गलत हो जाती। ठीक है, यहां पे मैंने ओनली नहीं लिखा है तो इस वजह से ये ठीक है। ठीक है, अगर मैं लिखता ओनली इलेक्टेड फिर गलत था, तो ओनली इलेक्टेड गलत हो जाता, लेकिन मैंने ओनली नहीं लिखा है तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ओके, तो पहला ठीक है, एजर्शन ठीक है। लेकिन क्या इस चीज के पीछे, यानी कि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे जो एमएलए है, क्या उस चीज के पीछे ये वाली चीज वजह है, ये नीचे वाली वजह है? फिलहाल तो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेक्शन 13 खोल के देखोगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, उसमें क्या लिखा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239 ए, 239 नहीं लिखा है, 239 नहीं लिखा है, 239 ए लिखा है, 239 ए। तो अगर 239 ए होता फिर तो ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? सिर्फ 239। आई बात समझ? तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आ जाएगा कि भाई ए तो करेक्ट है, ए इज करेक्ट, बट आर क्या है? पहली स्टेटमेंट तो ठीक है एजर्शन, लेकिन आर जो इसका रीजन है वो इनकरेक्ट है। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि भाई ए एंड आर भी आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई ए एंड आर तो करेक्ट है, लेकिन नहीं, आप देखोगे दोनों दोनों करेक्ट नहीं है। ए तो करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें बोला है चूज करने को, तो वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आएगा। बात समझ आई? एक बार इसको फिर से आसान तरीके से समझा देता हूं। भाई हमारे पास जनरल स्टेटमेंट थी कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर है। क्या वो एमएलए और चीफ मिनिस्टर इस वजह से है? इस वजह से है क्योंकि यहां पर 239 आर्टिकल दिया गया है। तो अगर 239 ए होता फिर ये ठीक था, लेकिन यहां पर 239 है सिर्फ, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आई बात समझ? इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एजर्शन के बाद आपने बिकॉज बोलना है मन में, फिर उसके बाद आपने रीजन पढ़ना है। चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 के अंदर क्लियरली बताया है 239 ए पुदुचेरी मॉडल जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और उसी के चलिए यहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ओथ्स और अफर्मेशंस, इसके ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, ओथ्स और अफर्मेशन नहीं, शेड्यूल्स के ऊपर। मैच द फॉलोइंग शेड्यूल्स, यहाँ पे शेड्यूल्स दिए हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। ठीक है, आपको पता है टोटल 5 शेड्यूल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। अब जरा इनको मैच करके देखो कौन सा शेड्यूल किसकी बात करता है। जैसे यहाँ पे शेड्यूल 3 है, तो शेड्यूल 3 इनमें से किसके साथ है? ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल 2 है, तो शेड्यूल 2 कहाँ जाएगा? शेड्यूल 4 है, तो शेड्यूल 4 किसके साथ है? शेड्यूल 1 है, तो शेड्यूल 1 किसके साथ आएगा? इनको मैच करना है। शाबाश, वीडियो को पॉज करो और जवाब दो। ये तो बहुत आसान है, जिसको 5 शेड्यूल याद होंगे वो इसका जवाब दे देगा। इसको बस मैंने थोड़ा सा कंपाउंड फॉर्म में बनाया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, ऑल राइट। चलिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 क्या है? मेंबर्स ऑफ
कौंसिल ऑफ स्टेट, कौंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है? राज्यसभा की बात हो रही है ना, कौंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, तो वो क्या आएगा, सीधे इसी के साथ आ जाएगा। ओके, D4, ठीक है, यानी 4D आ जाएगा हमारा। तो जरा ध्यान से देखो, 4D यहां पर भी है, 4D यहां पर भी है, यानी इन दो में से कोई जवाब होगा, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या बात है सर। फिर उसके बाद शेड्यूल 1 हमने देख लिया, शेड्यूल 2 देखते हैं, क्योंकि आपने सीक्वेंस में याद किए होंगे। शेड्यूल 2 क्या है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। अरे वाह, ये भी बिल्कुल सामने है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी 2B आएगा। अब इन दो में देखना है हमें, 2B कहां पर है? 2B सिर्फ यहां पर है, यहाँ पर 2A है, यानी ये गलत, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख लिया आपने, मैंने सभी ऑप्शन देखे भी नहीं, मैंने सिर्फ शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 देखा और मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आई बात समझ? तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना, सब पढ़ने नहीं बैठ जाना, ठीक है। कभी कभार एग्जामिनर ऐसी ही चीजें डालता है जहां पर आप एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमने दो ऑप्शन, सिर्फ मुझे शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 याद था, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, शाबाश। ओके, ये आपके सामने है सभी शेड्यूल्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये किसके ऊपर है? वो शेड्यूल के ऊपर था, ये पार्ट्स के ऊपर है। पार्ट्स, पार्ट्स कितने हैं? टोटल 14 पार्ट्स हैं। आपको 14 के 14 पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर 2 सेक्शन है। पार्ट 2 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसके अंदर सेक्शन 3 से लेकर 7 तक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो करो मैच। और यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन डाली है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स डाले, जैसे हाई कोर्ट, SC ST, डिलिमिटेशन, एसेट एंड लायबिलिटीज। वीडियो को पॉज करो, इसका जवाब दो, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं इसका जवाब दूं। चलिए, अब हम देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन से पार्ट के अंदर आता है? तो ये दो तो आपको एटलीस्ट याद ही होंगे भाई। हाई कोर्ट 8 के अंदर आता है और एडवोकेट जनरल 9 के अंदर आता है। 8 और 9 सबको याद रहते हैं, है ना। 8 और 9, 89, 8 हाई कोर्ट, ठीक है, ऐसे 8 हाई कोर्ट, 8 कोर्ट, 8 कोर्ट, मैंने ऐसे रखा था याद इसको, 8 कोर्ट। ओके, तो 8 हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट में, ठीक है, आएगा एडवोकेट जनरल 9 के अंदर, ठीक है। तो यानी 1 1 हमारा क्या है? ए, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एक्ट आर नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो एक तो हो गया करेक्टली मैच्ड, ठीक है। फिर SCs एंड STs के बारे में कहां पे बताया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के अंदर है, पार्ट 6 के अंदर, ठीक है। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। फिर डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 5। कहां पर है ये? पार्ट 5 के अंदर, ये भी करेक्टली मैच्ड है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कहां पर दी हैं? तो आपकी जो अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो पार्ट 11 के अंदर है। क्या है? पार्ट 11 के अंदर। यहां पर क्या बताया? पार्ट 12। तो पार्ट 12 आपका क्या है? पार्ट 12 है आपका सर्टेन कॉर्पोरेशंस एंड अदर मैटर, उसके बारे में यहां पर कॉर्पोरेशंस वगैरह की बात की गई है। तो ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली, तो सिर्फ एक मैच नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एक जो है वो गलत है। नॉट करेक्टली मैच्ड यानी इनकरेक्ट हमें चूज करना, सिर्फ एक इनकरेक्ट है। तो हाउ मेनी, कितने, कितने, सिर्फ एक इनकरेक्ट है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पे विच नहीं पूछा है कौन सा, ठीक है, यहां पे पूछा कितने, तो सिर्फ एक है, ओनली वन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? हमसे पूछा था हाउ मेनी, विच नहीं पूछा था कौन सा, ठीक है। हमसे पूछा हाउ मेनी, कितने गलत हैं, और गलत सिर्फ एक है तो ओनली वन। मानो अगर 2 गलत होते तो मैं 2 के साथ जाता, 3 गलत होते तो मैं 3 के साथ जाता, अगर चारों गलत मैच हुए होते तो डी के साथ जाता, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सभी आपके पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हमने शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन किए, हमने पार्ट्स के ऊपर किए, अब सेक्शंस के ऊपर है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको सभी याद होनी चाहिए, सभी सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, आई होप आप लोगों ने जवाब दिया होगा वीडियो पॉज करके। अगर जवाब नहीं दिया तो वीडियो पॉज कर लो,
थोड़ा सा रुको, फिर इसका जवाब दो, ठीक है, अच्छे से मैं जवाब देने लगा हूं। चलिए, अब यहाँ पे क्या पूछा है, पहले ही ना हमेशा ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको पढ़ा करो। हाउ मेनी सेक्शंस आर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड। देखो यहाँ पूछा था इनकरेक्ट, नॉट करेक्टली, यहाँ पे करेक्टली पूछा है। सेक्शन 16, सेक्शन 16 है, पता आपको सेक्शन 16 में क्या है ना, क्वालिफिकेशंस बताई गई है एमएलए की, बिल्कुल ठीक है। ओके, इतनी एज होनी चाहिए, ये वो, ठीक है। सेक्शन 41 में आपका आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो कहां पर है, सेक्शन 41 के अंदर। सेक्शन 52, उसके अंदर क्या है, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, यानी कि अगर असेंबली सेशन में नहीं होगी तो वो लॉ बना सकता है। तो एग्जेक्टिव मेकिंग लॉ उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ये पावर है। और फिर सेक्शन 93 पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। तो ये सेक्शन भी बिल्कुल ठीक यहाँ पे मैच हुई है। तो हाउ मेनी, चारों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का डी इज द राइट आंसर। ओके, आसान था। आप ये देखो कि क्वेश्चन किस किस स्टाइल में पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं वो यही पूछे, वो कुछ और बना के डालेगा, बट आपको स्टाइल समझना है, आपको ट्रेंड समझना है, ठीक है, ये पैटर्न समझने की कोशिश करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक झटके में सॉल्व करोगे। वीडियो पॉज करो। ओके, आई होप आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। जिनने नहीं दिया, वीडियो पॉज करके भी आप लोग जवाब दे सकते हो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ख्याल रखा करो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात की गई है या फिर अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है, हर एक चीज का ख्याल रखना। चलिए, पहली स्टेटमेंट, कंपोज्ड ऑफ 14 पार्ट्स ऑफ विच पार्ट थर्ड इज द लार्जेस्ट। पार्ट थर्ड आपको पता होगा सबसे बड़ा पार्ट है। टोटल इसके जितने भी पार्ट्स हैं 14 पार्ट में सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आपका पार्ट थर्ड है, ठीक है। सेक्शन 8 से लेकर 57 तक, कंसिस्टिंग ऑफ 59 सेक्शन। टोटल सेक्शन कितनी है, 59। ओके, अब आपको पता होगा इसके अंदर टोटल सेक्शन है सेक्शन 8 से लेकर 57 तक। सेक्शन 8 से सेक्शन 57 तक इसके अंदर है। तो 57 में से 8 निकालो, बाकी कितना बचेगा, 49। तो 59 नहीं है, टोटल इसमें 49 सेक्शन है। बहुत आसान है, 50 मारते मारते रह गया, ठीक है। 49 सेक्शन है पार्ट थर्ड के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट गलत। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ए गलत हो गया तो क्या ये जवाब हो सकता है बी? बी तो जवाब नहीं होगा क्योंकि इसमें ए है। ऑल ऑफ द अबव जवाब हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव तो जवाब नहीं हो सकता है। अब लड़ाई है सिर्फ किसकी, ए और डी की, ठीक है। अब इसमें भी हम देखेंगे, अगर हमारा बी करेक्ट निकला तो फिर डी भी नहीं होगा, है ना। चलिए, बताता है क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग ड्यूरेशन जो लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी, यानी जो एमएलए इलेक्शन लड़के गए, असेंबली बनी, तो वो असेंबली में कब तक रहेंगे, वो पहले 6 साल तक रहते थे, उसको रिड्यूस किया गया, रिड्यूस टू 5 साल। ओके, ये सबको पता है। जो टर्म है, जो टेन्योर है, ये कहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपकी सेक्शन 17 के अंदर, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ट्रिक मैंने क्या याद रखी है, मैं अपनी ट्रिक बताता हूं। सेक्शन 17 के अंदर है, 17 में से एक निकाला, बाकी 6, तो पहले 6 हुआ करती थी, अब 5 है, ठीक है। एंड नो एक्सटेंशन, चलो ये तो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है भाई, ड्यूरेशन कम किया है, पहले 6 साल हुआ करता था टर्म, अब 5 साल का ही टर्म है, अब 5 साल के बाद उनको इलेक्शन लड़ना है। एंड नो एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो मानो अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, उस केस में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, इलेक्शन होने चाहिए। कोई सेंस है इस बात की?
नेशनल इमरजेंसी लगती है जब वॉर वगैरह होगी, जंग वगैरह छिड़ गई, उस टाइम पे आप इलेक्शन लड़ोगे। उस टाइम पे जो भी असेंबली होती है उनको क्या किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अभी आप कंटिन्यू करो, अगर आपके 5 साल भी पूरे हो गए, अभी जब तक हालात ठीक नहीं होते, नेशनल इमरजेंसी नहीं हटती, तब तक आप ही कंटिन्यू करो, चाहे 6 साल हो जाए, चाहे 7 साल हो जाए। और ये भी सेक्शन 17 अगर आप खोलोगे, वहां पे क्लियरली ये चीज लिखी हुई है, वहां पर आप देखोगे, वहां पर बताया है एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी कि क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 352 यहां पे इंप्लीमेंट है। आई बात समझ, हो जाएगा। तो यानी यहां पे जो नो लिखा है, इस नो की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो अगर दूसरी भी गलत है, दूसरी भी गलत है, तो इसका मतलब देखो, यहां पे हमसे बोला है चूज करेक्ट, क्या बी करेक्ट हो सकता है? बी करेक्ट नहीं हो सकता, ये भी उड़ गया। हो गया मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब आपको सी और डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो फिर भी मैं बता देता हूं इस सी और डी में क्या ट्रिक थी, ताकि आप एग्जाम में निकाल पाओ। अदरवाइज पर्पज था क्वेश्चन सॉल्व करना, वो किया, लेकिन मेरा पर्पज है आपको सिखाना। अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ फॉर यूटी। ठीक है, तो जो हमारे लेजिस्लेचर है, हमारी जो सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लॉ बना सकती है यूटी के लिए। किस पे लॉ बना सकती है? ऑन द मैटर गिवन इन स्टेट लिस्ट। तो जो हमारे पास, आपको पता है शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर लॉ बना सकता है, बट ये बता रहा है ओनली, इसने एक पंगा कर दिया, इसने बता दिया ओनली सिर्फ स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये तो इसने बता दिया कि भाई पब्लिक ऑर्डर और ये जो पुलिस है, ये पुलिस होना चाहिए था, पॉलिसी है, चलो फिर भी गलत हो जाता है। लेकिन मैं यहां पर एक और चीज आपको, मानो यहां पर अगर पुलिस भी होता, पॉलिसी की जगह पुलिस भी होता, सपोज करो मैं यहां पे पुलिस डालता हूं, ठीक है, नोट्स के अंदर मैं पुलिस डाल दूंगा। पुलिस, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आप पुलिस है, फिर तो ठीक है, लेकिन ये पुलिस की वजह से गलत नहीं है। ठीक है, मानो यहाँ पे पुलिस है, फिर भी गलत था। फिर भी ये गलत क्यों था? ओनली की वजह से, क्योंकि सिर्फ स्टेट लिस्ट पे लॉ नहीं बना सकती। क्या? सिर्फ स्टेट लिस्ट पे लॉ नहीं बना सकती, जो कंकरेंट लिस्ट है उस कंकरेंट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकती है। आई बात समझ, इस चीज का ख्याल रखना। फिर कहता है जो प्रॉपर्टी है यूनियन गवर्नमेंट की, यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, हाँ जीएसटी उनको भरना पड़ेगा। अरे भाई, प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी थोड़ी लगता है। ठीक है, तो ये चीज भी गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आगे बात समझ, कहां कहां पे कैसे कैसे वो गेम आपके साथ खेल सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए आपको तैयार होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे स्पेशली एग्जामिनर ने एक सेक्शन को टारगेट किया है। सेक्शन 7 कह रहा है मैं एक सेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता हूं, जवाब देकर दिखाओ। सेक्शन 7, अब अपने नोट्स नहीं खोलने बैठना, जबानी जवाब दो मुझे। ठीक है, खोल रहे होंगे नोट, सेक्शन 7 खोलेंगे। चलो शाबाश, जल्दी करो, बहुत बढ़िया। सेक्शन 7, कम ऑन गाइज। क्वेश्चन देखो, सेक्शन 7, यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, इसको पढ़ो और जवाब दो। अब मैं सिखाऊंगा नहीं तरीका, अभी तक आप लोग एक्सपर्ट हो गए होने चाहिए। वीडियो पॉज कर सकते हो, सेक्शन 7 खोल ली होगी आप लोगों ने। चलिए, बता रहा है सेक्शन 7 क्या बताती है। सेक्शन 7 बताती है द यूटी गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज, ये चेंज कर सकती है। क्या चेंज कर सकती है? नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी भड़गाम है, बताएंगे भड़गाम को भड़गाम नहीं बोलो, तो भड़गाम को क्या बोलेंगे? बड़गाम को आज से हम बोलेंगे यू, नहीं नहीं वो नहीं, आप लोग गुस्सा करोगे, मुझे मारोगे। बड़गाम को आज से हम बोलेंगे ग्रेटर बड़गाम। ठीक है, तो ठीक है, आप कह सकते हो। ओके, एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, कहेंगे बड़गाम में आसपास के इलाके और मर्ज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा श्रीनगर का एरिया डाल देंगे। ओके, इधर उधर का एरिया डाल देंगे, तो एरिया चेंज। या फिर हो सकता है उसका एरिया काटेंगे, कहेंगे चलो आज से नारबल, ये जो नारबल है, ये जो दूधपत्री है, ये काट के बड़गाम से अलग कर देते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है 2007 के अंदर डिस्ट्रिक्ट डोडा से रामबन को काट के अलग कर दिया, किश्तवाड़ को काट के अलग कर दिया। तो ये पहले भी कर सकती थी, अब भी कर सकती थी। ठीक है, आई बात समझ। ओके, बाउंड्रीज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स, एंड अदर डिवीजन, जैसे कि तहसील है, ब्लॉक है, भाई नई तहसील बनानी है, नए ब्लॉक बनाने, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। फिर बताता है चेंज, और क्या? पावर टू चेंज। पावर टू चेंज
जो डीएम्स हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको चेंज कर सकती है। तो अगर आप सेक्शन 7 खोलकर देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन 7 के अंदर, ये सेक्शन 7 है जो मैंने आपको पढ़ाई है यहीं पर क्लास के अंदर, वहां पे क्लियरली लिखा है कि भाई उसके पास पावर है, पावर टू चेंज, क्या इसको सेविंग पावर कहते हैं, सेविंग पावर याद रखना, कि जो अभी भी इनके पास है, प्रिजर्व है, ठीक है, पहले भी थी अब भी थी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर सकते हो, एरिया उसका चेंज कर सकते हो, और बाकी डिवीजन, तहसील, ब्लॉक वगैरह ये बना सकते हो, लेकिन इसमें कहीं पर भी, ठीक है, डीएम्स, डीसीज, इनके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है, आई बात समझ। तो अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सेक्शन आर करेक्ट, कितनी करेक्ट है, सिर्फ 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पूछा था, विच नहीं पूछा है, हाउ मेनी, 3 करेक्ट है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके, मजा आ रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहां से आगे इन 2-3 सवालों के जवाब जिन्होंने दिए ना, वो मेरा दिल जीत जाएंगे। बस आप समझो कि भाई आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर महारत हासिल की है, आपने जिससे भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा होगा उनको एक बार मैसेज करके बताना, थैंक यू सो मच, हमने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आज सॉल्व किए, जस्ट बिकॉज, जो भी टीचर होंगे, ठीक है, उनको थैंक यू आज बोलना। लेकिन अगर आपने ये सॉल्व नहीं किए 8, 9, 10 आगे आने वाले 3 क्वेश्चन, तो फिर बड़ी गलत बात है। चलिए शाबाश, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और जिनने नहीं किया वीडियो को पॉज करो, पॉज करो, इसको जवाब दो। देखो बेसिकली होता क्या ना, साइकोलॉजी है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने उसका जवाब दिया, अगर आपने गलत जवाब दिया ना, मैं जब सही जवाब दूंगा आपको वो चीज कभी नहीं भूलेगी, इसलिए पार्टिसिपेट किया करो, क्या पार्टिसिपेट किया करो। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो एलजी साहब हैं, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर समझते हो, यानी वो वाली पावर जहां पे उनको लेजिस्लेटिव असेंबली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल है, चीफ मिनिस्टर और बाकी कैबिनेट, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। उन पावरों को कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी मर्जी की पावर, ठीक है, उनके रिलेटेड यहां पर बात हो रही। चलिए, पहली स्टेटमेंट बता रहा है, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर दी हुई है, जब सेक्शन 53 खोलकर देखोगे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां पर ये चीजें दी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा के ला रहा हूं, इट इज देयर इन द एक्ट, सेक्शन 53 अच्छे से पढ़ना। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, मतलब कर सकते हैं, मे एक्ट कर सकते हैं काम, कहां पे, इन मैटर्स, कौन से मैटर्स, दैट फॉल्स आउटसाइड लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आई एम सॉरी, यानी कि वो वाले मैटर, क्या, वो वाले मैटर जिन मैटर्स के ऊपर खुद लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर नहीं है, क्या, यानी कि वो वाले फैसले जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर ही नहीं है, वहां पे एलजी अपनी पावर यूज कर सकता है। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर के ऊपर आपको पता है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, इनके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट पुलिस के रिलेटेड अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वो मैटर है जो असेंबली के पास नहीं है। ओके, तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, फिर बता रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, कब, वेन एवर एनी लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर्स हिम टू डू सो, अगर कोई भी ऐसा लॉ, जो लॉ सच में बताता कि भाई यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को फंक्शन करना है, ये फंक्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर को परफॉर्म करने हैं, विदाउट कंसल्टिंग दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बगैर बताए वो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आएगा, तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। फिर तीसरा बता रहा है,
इन केस एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट उठता है किस मैटर में, कि भाई जो भी अभी मैटर उठा है, जो भी अभी कोई चीज सामने आई है, वो चीज लेफ्टिनेंट गवर्नर के डोमेन के अंदर, डिस्क्रिशनरी डोमेन के अंदर आती थी या नहीं। मानो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई फैसला सुनाया, उनने कोई ऑर्डर इशू किया, अब वो ऑर्डर कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी वो कहती थी कि नहीं ये तो हमारे मैटर हैं, इनके ऊपर हम ऑर्डर दे सकते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता नहीं मेरे पास पावर है। तो मानो काउंसिल ऑफ स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कोई ऐसा मैटर आ जाता है जो क्या हो जाता है, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता हाँ मेरे पास पावर है करने की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती नहीं आपके पास नहीं हमारे पास थी। तो जब ऐसा कोई डिस्प्यूट दोनों बॉडीज के बीच में खड़ा होगा, वहां पे जो फाइनल फैसला होगा कि वो मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है या नहीं, उसका फैसला कौन करेगा, उसका फैसला हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट का फैसला फाइनल होगा। तो क्या ये सही है? आप में से बहुत से सोच रहे होंगे हाँ कोर्ट है सही होगा, ये गलत है। ठीक है, तो सेक्शन 53 अच्छे से खोल के देखना। चलो मैं खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन 53 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिशनरी पावर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर बताई है। आई बात समझ? और यहाँ पे क्या बताया है, इफ समथिंग आउटसाइड लेजिस्लेटिव असेंबली, भाई मानो कि भाई कोई ऐसी चीज है जो लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, इसके रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा। ठीक है, आई बात समझ? तो यहां पर क्या होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होगी। ठीक है, और इन केस ऐसा होता है, ऐसा होता है कि भाई कोई कंफ्यूजन होती है, इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन होती है कि भाई ये मैटर जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आएगा या नहीं आएगा, यहां पर उनको मिनिस्टर से एडवाइस लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। तो उसमें जो फैसला होगा ना वो हाई कोर्ट नहीं करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। आई बात समझ? तो ये जो यहाँ पर हाई कोर्ट मैंने डाला हुआ था, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला था। हाई कोर्ट नहीं आएगा, एलजी आएगा, एलजी। तो इस वजह से गलत हो जाता है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है ना, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सिर्फ पहली दो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश। चलो, ये वहीं से है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही ऊपर है। वीडियो को पॉज करें आप लोग और उसके बाद जवाब देने की कोशिश करें। आई होप आपने पॉज की होगी। चलिए, अगर पॉज नहीं किए वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो और फिर उसके बाद जवाब लिखो, क्योंकि मैं जवाब देने जा रहा हूं। विद रेफरेंस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे यूट्यूब जम्मू कश्मीर के, कह रहा है उनके रेफरेंस पे ध्यान दो, नीचे क्या बताया है। वैलिडिटी ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय एलजी, एलजी के द्वारा कुछ भी एक्शन लिया गया, कोई भी ऑर्डर दिया गया, ठीक है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हो। किस ग्राउंड पे, किस बेस के ऊपर? इस बेस के ऊपर कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको ये चीज करने को नहीं कही थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो भी करना है वो तो उनको ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करना है। ठीक है, ओके। क्योंकि जब आप सेक्शन 53 खोलकर देखोगे वहां पे क्लियरली बताया है, सेक्शन 53 के अंदर बताया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रूल क्या होगा, टू एड एंड एडवाइस लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो भी काम करना है वो इनकी एड एंड एडवाइस से करना है। ओके, आई बात समझ? तो यहां पे ये क्या बता रहा है, यहां पे ये बता रहा है कि भाई मानो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई भी ऐसी चीज की जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको एडवाइस नहीं की थी, तो उसको क्या किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है या नहीं? तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जहां पे उसको मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट हैव टू एक्सेप्ट एडवाइस इन एरियाज, कहां पर, जहां पर उनके पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होंगी, या फिर कोई भी लॉ खुद ही बताएगा कि भाई ये क्या करना है, यहां पर आपको एक्ट लाइक अ जज, क्वासी जुडिशियल वर्क करना है, परफॉर्म। यानी कि सिंपल से ये समझो कि जहां पे
लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी जुडिशियल, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, वहां पे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अगर आपने एडवाइस नहीं ली तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, एनी एक्शन टेकन, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है एनी एक्शन, सिर्फ वो वाले एक्शन जो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर से बाहर होंगे, लेकिन अगर डिस्क्रिशनरी पावर में लिए हैं तो उनके ऊपर आप कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ? ठीक है, ओके, ठीक है। सो कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन मिनिस्टेरियल एडवाइस, जहां पे क्या होगा, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। चलो पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। फिर उसके बाद बता रहा, कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका काम क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करना। अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रूल क्या है, एड एंड एडवाइस द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। तो ये जो एड एंड एडवाइस होगी ये किसको करनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो भी काम करना है वो करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, ओके। लेकिन कहां पे, जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होंगी, जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकता है, ठीक है। अब बता रहा है कि भाई मानो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दे दी, तो क्या उसमें कोर्ट जो है वो इंक्वायर कर सकते हैं उस चीज को। तो अगर आप सेक्शन 53 खोलकर देखोगे तो यहां पर हमें क्या बताया है, यहां पर हमें यह बताया है भाई कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन मिनिस्टरियल एडवाइस, जो मिनिस्टरियल एडवाइस होगी उसको कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। आई बात समझ? द लॉ क्लियरली सेज कोर्ट्स आर नॉट अलाउड टू आस्क, कोर्ट्स नहीं पूछ सकते कि आपने व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टरियल मिनिस्टर्स गिव टू एलजी, आपने कौन सी एडवाइस दी, ठीक है। या फिर डिड द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉलो द एडवाइस और इग्नोर इट, क्या जो एडवाइस दी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फॉलो की या उसको इग्नोर की। ये इसलिए है ताकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके बीच में जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है, उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है, वो चीज कॉन्फिडेंशियल रहे। इस वजह से कोर्ट यहां पर इंक्वायर नहीं कर सकते, चलो हमें भी बताओ क्या बात हुई दोनों के बीच में। आई बात समझ? तो यहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आई बात समझ? तो वही चीज यहां पर बताई है। अब यहां पर यह बता रहा कि भाई कर सकता है, यहां पे क्या पूछा, कोर्ट कैन इंक्वायर, लेकिन कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर। तो ये भी गलत, पहली भी गलत हो जाती है क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, दूसरी भी गलत हो जाती है क्योंकि कोर्ट्स नहीं कर सकते। तीसरा है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है मिनिस्टरियल एडवाइस की, ठीक है, टू द एलजी इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, उसको लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। तो मैंने आपको बताया इसी लॉ के अंदर बताया है, इसी लॉ के अंदर बताया है कि भाई ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इसको क्या है, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये दो चीजें यहां पर ऐड की गई हैं कि भाई कोर्ट जो है, कोर्ट यहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकता कि क्या एडवाइस दी, उस एडवाइस को फॉलो किया गया या उस एडवाइस को इग्नोर किया गया। तो ये तो खुद इस लॉ के अंदर बात बताई गई है। आई बात समझ? तो इस लॉ ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है, दोनों के बीच में। तो ये वाली चीज क्या है, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो क्या है करेक्ट, इज आर करेक्ट, करेक्ट सिर्फ तीसरा करेक्ट है, सी इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से देखो, ओके। ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से हाथ जोड़ के, डोंट यूज चैट जीपीटी और एनी एआई टूल इसको सॉल्व करने के लिए, प्लीज जबानी करो, सबसे पहले इसको जबानी सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो उसके बाद अपने नोट्स खोलकर देखो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। आपने अच्छे से पढ़ा, ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, आज हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 10A 10B 10C 10D, ठीक है, और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन, कहां पे स्टेटमेंट 1 में क्या गड़बड़ है, स्टेटमेंट 2 में क्या है, जो भी गड़बड़ जिसमें भी होगी वो लिखना। और आप में से जिसका सही जवाब होगा मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं आपको यहां से एक जबरदस्त चीज सरप्राइज में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, खुश हो जाओगे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बाबर बट, अभी तो लगभग 27-28 हजार के करीब फॉलोवर्स हैं, ठीक है, 27-28 हजार, ये पुराना स्क्रीनशॉट है, 27-28 हजार तो हैं, मुझे लगता है ज्यादा ही होंगे। तो वहां पे मैसेज कर देना, यहां से बदले में मैं आपको एक जबरदस्त एग्जाम के रिलेटेड चीज सेंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट उठाकर
उसको अच्छे से जवाब देकर। बट अगर चैट जीपीटी यूज किया मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, इसका जवाब आप लोग मुझे सेंड करोगे इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है। तो आपको जबरदस्त चीज मैं यहाँ से सेंड करूंगा, ठीक है, लेकिन उन लोगों को जिनने मुझे फॉलो किया होगा। चलो मजाक कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। आज हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, आज हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे से रिस्पॉन्स आया तो मैं सिर्फ इतना ही नहीं, लेट मी टेल यू, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थोड़ा सा टच किया, इसके ऊपर कंप्लीट, फिर डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन, फिर ये जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, इन सब के ऊपर मैं अच्छे से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। आई बात समझ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास काफी लंबी हो गई है, आपको जो चीज मैंने बताई वो चीज करना। ओके, तो इसके बाद ये लेक्चर नंबर 1 था हमारा, लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। ओके, तो कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताइएगा, लेवल ठीक था, थोड़ा और बढ़ाना है, कम करना है, आपको क्या लग रहा है किस हिसाब से। वन लाइनर तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, वो जाकर आप लोग प्लीज ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, ये जरूर देख लेना। ओके, मुझे रिस्पॉन्स सबमिट करना सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको उस हिसाब से बताऊं, ठीक है। हर एक चीज बताना, आपका रिव्यू बहुत मैटर करता है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपकी। कुछ लोगों को मेरे करली बालों से प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तो जो मैंने आपको बताया उस चीज के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।